ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली हमारे पूरे बॉडी में बिखरा हुआ है और उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कुछ नर्व थी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लगातार मैसेज ला रही थी और लेके जा रही थी। तो ये जो रेड कलर से दिखाया वो आपका CNS हो गया, जो ब्लू कलर से दिखाया वो आपका PNS हो गया। ठीक है, कल ये बात हो गई थी। आज हम बात करते कि आखिर ये पूरा जो एक नेटवर्क बना है हमारे बॉडी में, ये किस चीज से बना है। तो सिंपल है, हमारा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके सब सेल से ही मिलके बने हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये भी सेल से बना है। ये सेल कुछ स्पेशल है क्योंकि ये मैसेज लेके आ सकती हैं, लेके जा सकती हैं, मैसेज ट्रांसफर करने का इनमें पावर होता है। इसलिए इन स्पेशल सेल को हमने नाम दिया है न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन इनको हम बोलते हैं। तो देखते हैं आखिर न्यूरॉन सेल होती कैसी है। एकदम सिंपल वे में इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक मिनट। तो यहाँ देखिए, एक जो जनरल सेल होती है वो इस तरह की है, एनिमल सेल। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसमें साइटोप्लाज्म और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल यहाँ बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब इसमें जो ये प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन, कई सारी प्रोटीन ऐसी हैं जो एज ए चैनल्स के रूप में काम करती हैं। चैनल्स एक रास्ता, कुछ डिफ्यूजन में हेल्प करती है प्रोटीन, डिफ्यूजन में हेल्प करती है। तो ये एक नॉर्मल सेल है। अब मान लीजिए ये ही मॉडिफाइड होकर एक न्यूरॉन सेल बनती है। तो ये न्यूरॉन सेल कैसे बनती है? न्यूरॉन बनने के लिए क्या होगा कि ये सेल जो इस तरह से है, इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस तरह की आउटग्रोथ दिखाता है, इस तरह की। बीच बीच में मैं थोड़ा सा इसको देखता हूं। यहां पर अगर हम देखें तो इस तरह के बीच बीच में कुछ इस तरह की ये मेम्ब्रेन आउटग्रोथ आपके दिखा रही है। ये इस तरह का अपना शेप चेंज कर रही है सेल, और इसमें एक एक्सटेंशन तो काफी लंबा हो जाता है इस तरह से। ये सेल ही है जिसकी सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉडिफाइड हो रही है। ये इस तरह का मैं यहाँ पे फोटो बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका न्यूक्लियस कहाँ है? इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। इसमें साइटोप्लाज्म कहाँ है? इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। ये छोटे छोटे आउटग्रोथ के अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। तो ये आपका एक मॉडिफाइड सेल हो गई, डिफरेंशिएट होके, जो आपके शुरुआत में जर्म लेयर थी उन्हीं में से ये आपका न्यूरॉन सेल बन गई है। ठीक है, अब इसके अलग अलग पार्ट बन गए। जो ये छोटे छोटे आउटग्रोथ जो बन रहे हैं, इनको हमने नाम दिया है डेंड्राइट्स। इनको नाम क्या दिया? डेंड्राइट। एक जो ये बड़ा सा आउटग्रोथ बना, इस पूरे आउटग्रोथ को एक जो लंबा सा बना है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और ये अगर पूरा एक न्यूरॉन सेल है तो ये न्यूरॉन का एंड पार्ट है, ये शुरुआत वाला पार्ट है। एक्चुअली ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मैसेज रिसीव करने का काम करते हैं। डेंड्राइट का काम क्या होता है? रिसीव करते हैं मैसेज को। ठीक है, मैसेज जब एक बार इनमें आएगा तो फिर ये मूव करते 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 यहां से ट्रांसफर होगा, इधर से मैसेज रिलीज होगा। इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? नर्व एंड, नर्व एंडिंग पार्ट। एक्सॉन का जो लास्ट टर्मिनल वाला पार्ट है वो नर्व एंड कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है, और हर ब्रांच के पीछे जाकर एक इस तरह की बॉल जैसी देखने को मिलती है।
हाँ, ये इस तरह की बॉल जैसी देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। नोब मतलब एक गांठ जैसी जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। अगर मैं इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके बताऊं तो ये इस तरह की पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट। और इसके अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स मौजूद हैं। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या मौजूद है? वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल जैसी हैं, और इनके अंदर वो केमिकल भरा है जो मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है। खास तौर पे हम कहेंगे इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हैं। इनके अंदर क्या भरे हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। और खासतौर पे एक न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम तो हमने पहले ही पढ़ा था, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन, ये हमने नाम पहले ही पढ़ा हुआ था, एसिटिल कोलिन। वो अपने आप में एक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये वेसिकल्स के अंदर, इन सिनेप्टिक नोब में वो वेसिकल्स हैं जहां पर वो केमिकल भरा पड़ा रहता है। ठीक है, बाकी तो साइटोप्लाज्म ही है, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरा मेन पार्ट है, ये जो आपका मेन पार्ट है जहां पर न्यूक्लियस होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्लियर हो गया? डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी हो गया जिसमें न्यूक्लियस होता है, एक लंबा एक्सटेंशन जो निकल के आ रहा है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और एक्सॉन के टर्मिनल को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग में ये जो इस तरह के फूले हुए छोटे से, जैसे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती हैं, ऐसे इसके अंदर क्या होती है? सिनेप्टिक नोब होती हैं। और हर सिनेप्टिक नोब के अंदर वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर चूंकि एक सेल थी, तो सेल में क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एक्चुअली राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाते हैं। तो यहां पर ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल जैसा यहाँ पे ज्यादा तो दिखता नहीं है, लेकिन ये जो राइबोसोम्स जैसे पार्ट हैं वो काफी सारे गुच्छे में पाए जाते हैं इसके अंदर बिखरे हुए। ये राइबोसोम्स जैसे ही हैं, एक्चुअली ये प्रोटीन लगातार बना रहे, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन और राइबोसोम्स का इस तरह से बिखरा हुआ कंटेंट पाया जाता है। और इन कंटेंट को सबसे पहले नीजल्स ने स्टेनिंग करके बताया था। एक्चुअली ये अलग से ही स्टेन होते हैं, जब इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक मेथड बताया उन्होंने कि इन ग्रेन्यूल्स को हम स्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए उनके नाम के आधार पर इन प्रोटीनियस सॉलिड कंटेंट जो पार्टिकल जैसे हैं, इन पार्टिकल को नाम दिया हमने नीजल्स ग्रेन्यूल। इनको क्या नाम दिया? नीजल्स, नीजल के ग्रेन्यूल। वाकई में ये क्या है? ये राइबोसोम है जो प्रोटीन बना रहे हैं। तो प्रोटीन और राइबोसोम वाला कंटेंट इसमें बिखरा रहता है। ध्यान देना, ये नीजल्स ग्रेन्यूल डेंड्राइट में तो होते हैं, सेल बॉडी में भी होते हैं, लेकिन इसके बाद इधर नहीं होते। ये नीजल्स ग्रेन्यूल केवल यहीं पे पाए जाते हैं जो इंपल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, इंपल्स जनरेट करने में मदद करते हैं। बस केवल नाम याद रखना है, नीजल्स ग्रेन्यूल। कहां होते हैं? सेल बॉडी और डेंड्राइट में होते हैं, एक्सॉन में नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जहां पर ये टिश्यू है, जहां पर ये सेल पड़ी है, उसके आसपास दूसरी नॉर्मल सेल भी तो होंगी। तो इसके आसपास मान लीजिए इस तरह की और दूसरी सेल भी पड़ी हुई है, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ सेल पड़ी हुई है। इन सेल को हम बोलते हैं मीजोग्लिया सेल। इन सेल को क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया सेल, जो वाकई में इस न्यूरॉन का सपोर्ट करती हैं। ये वाली सेल डिवीजन करने की पावर रखती है और बस इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में मौजूद होती हैं। इधर भी मान लीजिए कुछ है, इनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया सेल, ठीक है। ऐसी ही कुछ न्यूरोग्लिया जैसी सेल
इस एक्सोन के पास में भी पाई जाती हैं। यहां पे मान लीजिए ये पाई जा रही है, ठीक है, ये सेल पाई जा रही है जो इस एक्सोन से चिपकी हुई पाई जाती है। इन स्पेशल न्यूरोग्लिया जैसी सेल को ये कुछ, चूंकि यहाँ इंपल्स को ट्रांसफर करने में बहुत मदद करने वाली है, इसलिए इनको एक अलग नाम दिया। एक साइंटिस्ट ने इनका फंक्शन जब बताया तो इनको नाम दिया हमने स्वान सेल। इनको क्या नाम दिया? स्वान सेल। कहां मिलती हैं? एक्सोन्स के पास मिलती हैं। अब ये स्वान सेल जब यहां पे पाई जाती हैं तो कुछ केमिकल बनाती हैं और वो केमिकल चारों तरफ से इस पाइप के चारों तरफ लिपट जाता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये तो अंदर तो एक्सोन जा रहा है, एक्सोन के चारों तरफ बाहर से क्या ये इसने कवर कर लिया, एक केमिकल ने, एक केमिकल ये बनाती हैं स्वान सेल, और इस तरह से ये केमिकल इस एक्सोन को चारों तरफ से कवर कर लेता है। इसके अंदर होके एक्सोन जा रहा है, ध्यान देना, ये बाहर से केवल कवर कर रहा है ये केमिकल। स्वान सेल ने यहां पर एक लेयर बना दिया जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ बनाया। हाँ, ये जो चारों तरफ इस तरह का एक इन्वलप जैसा बन गया है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। थोड़ा सा कहाँ नाम लिखूं? स्वान सेल ने बनाया है, चलिए इसका नाम यहां पर लिखते हैं ऐसे। हाँ, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये स्वान सेल जरूरी नहीं कि माइलिन शीथ बनाए। ज्यादातर न्यूरॉन में तो माइलिन शीथ पाई ही जाती है, लेकिन कुछ न्यूरॉन सेल बिना माइलिन के भी होते हैं। हालांकि वहां स्वान सेल तो होती हैं, लेकिन स्वान सेल कई बार माइलिन शीथ नहीं बनाती। तो ये स्वान सेल का काम है, माइलिन शीथ बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। खास तौर पे हम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन की जब बात करेंगे तो वहां पर माइलिन शीथ जरूर पाई जाएगी। है, वहां पर जो न्यूरॉन है जिनमें ये माइलिन शीथ पाई जाती है, उन न्यूरॉन को हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर स्वान सेल एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाता है तो ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर स्वान सेल ने माइलिन शीथ नहीं बनाई, कई ऐसी न्यूरॉन होती हैं जहां माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, तो उन न्यूरॉन को हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वन आर द माइलिनेटेड एंड अदर आर द नॉन माइलिनेटेड। ये माइलिन शीथ कौन बनाता है? स्वान सेल बनाती है, स्वान सेल बनाती है। अब देखिए, अगर इधर ये एक माइलिन शीथ है, इधर भी एक माइलिन शीथ है, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में एक गैप पाया जा रहा है। यहां पर माइलिन नहीं है, यहां पर भी माइलिन नहीं है, यहां पर भी माइलिन नहीं है। ये जो अनमाइलिनेटेड पोर्शन है एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर, या हम कहेंगे दो माइलिन शीथ का जो जंक्शन होता है, वहां पर कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां माइलिन नहीं होता है। इस पार्ट को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ध्यान देना, इस पार्ट को, इस पोजीशन को, जहां नॉन माइलिनेटेड पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। सर कितना नाम याद कराओगे? नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये नाम तो याद करो, नोड ऑफ रेनवियर। आपको स्वान सेल याद करना है, आपको नीजल्स ग्रेन्यूल याद करना है, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि पुरकिंजे फाइबर कहां पाए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा हार्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लिसन कैप्सूल कहां पाए जाते हैं, तो ग्लिसन कैप्सूल मिलेगा लीवर में।
अगर आपसे पूछूं कॉलम ऑफ बर्टिनी कहां मिलता है तो आंसर आएगा किडनी। अगर मैं पूछता हूं नोड ऑफ रेनवियर कहां मिलता है तो आंसर आएगा न्यूरॉन। ध्यान देना, जब आप पूरी बायोलॉजी पढ़ोगे तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ इस तरह के जो नाम हैं ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम आपको आना ही चाहिए। तो ये बात समझ में आई कि एक न्यूरॉन सेल में डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करेगा जो सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन को जाएगा और एक्सॉन से पहुंच के नर्व एंडिंग में पहुंचेगा जहां वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स फिर अपना केमिकल रिलीज कर देंगी। जब हम ट्रांसफर देखेंगे एक सिनेप्सिस प्रोसेस में कैसे न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर करती है तो फिर ये एसिटिल कोलिन का फंक्शन आपको समझ में आएगा। तो ये होता है हमारा न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन में कितने डेंड्राइट हैं और कितने एक्सॉन हैं इसके आधार पे भी न्यूरॉन को बांटा गया है। हाँ, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड नंबर ऑफ एक्सॉन। देखिए न्यूरॉन में एक्सॉन तो होना ही होना है। मान लीजिए ये आपके सेल है और ये इसका एक्सॉन हो गया, ये मान लीजिए ये आपका एक्सॉन हो गया। एक तो ये वाली सेल हो सकती है जिसमें कोई भी डेंड्राइट नहीं है। अगर हम बात करते हैं डेंड्राइट और एक्सॉन की तो एक्सॉन तो एक होगा ही होगा लेकिन डेंड्राइट इसके पास नहीं है। तो इस तरह के इसके पास सेल बॉडी है और ये आपका एक्सॉन है। ये आपका कहलाता है, अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पोल है, ये वाला बस केवल एक पोल है। इसका मतलब ये हो जाएगा यूनिपोलर न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाए जाते हैं। जब फीटस डेवलप होता है, शुरुआत में जब न्यूरॉन सेल बनती हैं तब ऐसे न्यूरॉन देखे जाते हैं। हमारे अडल्ट की बॉडी में ऐसे न्यूरॉन नहीं होते। ठीक है, कुछ न्यूरॉन ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें ये आपका सेल बॉडी एक आपका डेंड्राइट है और ये आपका एक्सॉन है। ये सेल बॉडी हो गई। केवल एक डेंड्राइट और केवल एक एक्सॉन। अगर ऐसा न्यूरॉन पाया जाता है तो ये आपका कहलाएगा बाइपोलर न्यूरॉन। ये क्या कहलाएगा? बाइपोलर न्यूरॉन। और यही पूछा जाता है कि बाइपोलर न्यूरॉन हमारी बॉडी में कहां होता है। जब आप आंख का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आई का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो यहां पर जो आपका रेटिना होता है उस रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं उनका सिग्नल ये बाइपोलर न्यूरॉन लाते हैं और फिर ये इस तरह का मैसेज जाता है। तो यहां रेटिना में यहां पर जो न्यूरॉन सेल हैं जो मैसेज रिसीव करती हैं कि रेटिना के ऊपर क्या इमेज बन रही है, वहां पर आंख के अंदर ये बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, आंख के रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर सेल का मैसेज रिसीव करती हैं बाइपोलर न्यूरॉन। केवल दो ही पोल है, उधर से रेटिना से मैसेज लेगा और इधर से ट्रांसफर कर देगा मैसेज। हमेशा डेंड्राइट मैसेज लेता है और एक्सॉन मैसेज को आगे ट्रांसफर करता है। अब बाकी जितनी भी न्यूरॉन हैं, चाहे हमारे ब्रेन की हैं, चाहे हमारे स्पाइनल कॉर्ड की हैं, चाहे हमारी मोटर नर्व हैं, चाहे हमारी सेंसरी नर्व हैं, बाकी सबके अंदर क्या होगा? कई सारे डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सॉन होगा इस तरह से। तो इस तरह के न्यूरॉन को हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मोस्ट ऑफ न्यूरॉन ऐसे ही होते हैं। अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अगर न्यूरॉन के एक्सॉन पर स्वान सेल ने माइलिन शीथ बनाया है तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएंगे। अगर स्वान सेल ने माइलिन नहीं बनाया तो नॉन माइलिनेटेड कहलाएंगे। एक न्यूरॉन के सराउंडिंग में जो अदर सेल होती हैं जो वाकई में मैसेज ट्रांसफर तो नहीं करती लेकिन न्यूरॉन को सपोर्ट करती है और इन सेल को हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल।
ये एक्सॉन्स, ये आपके डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन, इस तरह का एक पूरा टिश्यू का नेटवर्क हमारे बॉडी में बिखरा पड़ा है और इसका मेन काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। तो ये मुझे लगता है कि आपको न्यूरॉन कैसा होता है, सिनेप्टिक नोब कहाँ होती हैं, सिनेप्टिक नोब में वेसिकल्स के अंदर क्या भरा रहता है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं, वाकई में वो क्या चीज है, एक्चुअली वो प्रोटीन और राइबोसोम होते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपको डायग्राम भी समझ में आया होगा। क्यों ना अब बात करें कि एक न्यूरॉन मैसेज कैसे ट्रांसफर करता है, उसमें वो मैसेज का इलेक्ट्रिक फॉर्म कैसे बनता है। जैसे ही मान लीजिए आपकी स्किन में कोई रिसेप्टर सेल है, एक न्यूरॉन सेल है, अब हमने पिन चुभाया, तो पिन चुभने से उसके अंदर वो मैसेज कैसे डेवलप हुआ, पूरा ये मैसेज डेवलप होना कहीं ना कहीं हमारा केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। एक्चुअली वहां कुछ आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी और जैसे ही अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी में अब हमको केमिस्ट्री और फिजिक्स का इनपुट देखने को मिलता है। पूरा बॉडी हमारा बायोकेमिस्ट्री ही है। हमारे बॉडी में हर चीज कुछ भी परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि या तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है, या पीएच वैल्यू बदल रही है, या कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल ज्यादा बन रहा है, कोई केमिकल कम बन रहा है। जब हमारे बॉडी में केमिकल एक नॉर्मल कंसंट्रेशन में, नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं तो हम हेल्दी होते हैं, और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम हमारा गड़बड़ाता है, हमारा बॉडी के केमिकल या टेम्परेचर का कंपोजिशन अगर चेंज होता है तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये पूरा हमारा बॉडी एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री ही है, पूरा बैलेंस बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि एक न्यूरॉन में कैसे इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक न्यूरॉन का फोटो बनाता हूं। सपोज ये एक डेंड्राइट्स हो गया, और ये सेल बॉडी हो गया, और ये एक्सॉन हो गया। ठीक है, ये एक्सॉन इस तरह का हो गया, ये सेल बॉडी हो गया। अब मैसेज आएगा तो ये इसको कोई ना कोई चीज टच करेगी इस मेम्ब्रेन को। जैसे मान लीजिए स्किन के अंदर ये फैले हुए हैं, आपके स्किन के अंदर रिसेप्टर सेल हैं, तो रिसेप्टर सेल के ये डेंड्राइट्स फैले हुए हैं। जैसे ही कोई प्रेशर लगाया या कुछ इस तरह का टेम्परेचर का चेंज हुआ, तो ये जो डेंड्राइट्स है ये टच होते हैं, और टच होने से यहां पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदलती है। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी परमेबिलिटी बदलती है। अब क्यों ना मैं इस छोटे से पार्ट को, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, क्यों ना मैं इसको इस तरह से बना के दिखा दूं। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैंने इस तरह का दिखा दिया। ये मेम्ब्रेन है और ये भी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म भरा है, तो मैंने यहां साइटोप्लाज्म भर दिया। हाँ, ये न्यूरॉन का क्या भरा पड़ा है, साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। ये वाला पोर्शन मैं बता रहा हूं, एक्चुअली मैसेज कैसे रिसीव होता है वो वाली बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, और ये आपका बंद हो गया इधर से, ये है। ठीक है, इस तरह से इसमें साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। अब यहां इस साइटोप्लाज्म के अंदर की बात करते हैं क्या क्या होता है, और इस बाहर सराउंडिंग की बात करते हैं यहां क्या क्या होता है। एक्चुअली देखिए यहां पे टिश्यू तो है, हाँ, दूसरी सेल मौजूद है, चारों तरफ कुछ ना कुछ नॉर्मल सेल है, यहाँ टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस डेंड्राइट की, तो बाहर सराउंडिंग का एक फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है, इधर अंदर मौजूद है। ठीक है, अंदर चूंकि ये एक्सॉन है, ये वाला पार्ट, तो इसको चूंकि ये डेंड्राइट तो है, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है इसको हम एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, AXOPLASM। एक्सॉन है, एक्सॉन प्लाज्म। आप बोलेंगे सर आप तो डेंड्राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये यहां पर भी हम बात कर सकते हैं एक्सॉन का। ये जो लिक्विड भरा है ये क्या है, एक्सॉन का एक्सोप्लाज्म। एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म है, पूरा एक्सोप्लाज्म ही तो है।
तो ये मैंने लिखा यहाँ पर एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ प्रोटीन है जो एक तरह से हमने पोरेंस पढ़ा हुआ था, यहाँ पे एज ए चैनल्स का काम करते। सपोज ये एक इस तरह की प्रोटीन है जहाँ से सोडियम मूव कर सकता है, ये इसको हम बोलेंगे सोडियम चैनल। यहाँ पर भी एक छोटी सी ये इस तरह की प्रोटीन है जहाँ से मान लीजिए पोटेशियम मूव कर सकता है, तो ये हो गया आपका पोटेशियम चैनल। तो अलग अलग छेद यहाँ पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं प्रोटीन के, जिनसे होके आयन मूव करते हैं बाहर सराउंडिंग के जो आपका फ्लूइड है उससे अंदर और अंदर से बाहर। और कुछ प्रोटीन तो ऐसी होती हैं जो सोडियम और पोटेशियम को लगातार मूव करवाती रहती हैं। ये दोनों चीज को मूव करवाता है, इस तरह की भी प्रोटीन है, इनको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पर एटीपी खर्च होती रहती है और लगातार सोडियम और पोटेशियम को मूव करवाया जाता है। तो एक्चुअली लिपिड और प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन एज ए चैनल का काम करती हैं, ये चैनल का काम कर रही है, और ये जो है वो एक पंप का काम कर रहा है। एटीपी खर्च करके सोडियम और पोटेशियम को ये पंप करता रहता है, मूव करता रहता है। तो पूरा ये मेम्ब्रेन में ऐसे बहुत सारे चैनल्स लगे हैं। मैं खास तौर पे केवल इन 3 स्पेशल प्रोटीन की बात करूंगा। एक सोडियम चैनल यहाँ पे मौजूद है, एक पोटेशियम चैनल मौजूद है, और एक सोडियम और पोटेशियम दोनों को मूव करने वाला चैनल्स भी यहाँ पे मौजूद है। ये 24 आवर काम करता रहता है। सोडियम पोटेशियम पंप लगातार 24 आवर ये काम करता रहता है। कैसे काम करता है? एक्चुअली अगर इस एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम आता है, अगर सोडियम आता है तो इन सोडियम को ये लगातार बाहर फेंकता रहेगा, सोडियम को लगातार बाहर फेंकता रहेगा, और बाहर से लगातार अंदर पोटेशियम को फेंकता रहता है। पोटेशियम कहां से आएगा? बाहर से। बाहर से लगातार पोटेशियम को अंदर करेगा और अंदर का सोडियम लगातार बाहर करता रहेगा। 24 आवर लगातार ये काम करता ही रहता है। एटीपी खर्च करके ये काम करता है। एटीपी खर्च करता है मतलब इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कोई लेना देना नहीं है। अंदर एनी हाउ लगातार पोटेशियम अंदर आएंगे और सोडियम लगातार बाहर किया जाएगा, जिससे क्या होता है, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर यहां सोडियम आता भी है तो ये पंप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो यहां लगातार कौन ज्यादा पाया जाएगा? पोटेशियम। आप बोलेंगे सर अंदर तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। भैया ये पंप है, पंप मतलब पावर यूज करता है, एटीपी खर्च करता है, ये तो अपोजिट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में भी पोटेशियम को अंदर ही फेंकेगा। और बाहर क्या हो रहा है, अंदर अगर थोड़ा भी सोडियम आया तो फिर से बाहर फेंक दिया। तो बाहर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, बाहर सोडियम ही सोडियम पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन के अगर हम दोनों साइड में देखें तो बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है। अगर अंदर सोडियम आ भी जाता है तो उसको उठा के बाहर फेंक देते, अगर बाहर पोटेशियम चला भी जाता है तो बाहर के पोटेशियम को अंदर फेंक देते हैं। तो एनी हाउ जब ये न्यूरॉन पूरी की पूरी न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेट में होती है, जब ये कोई काम नहीं कर रही, जब कोई इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बाहर की साइड में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि बाहर केवल सोडियम होता है, ऐसा नहीं है, बाहर पोटेशियम भी चला जाता है, बाहर पोटेशियम भी चला जाता है, पर कंपेयर अगर करें तो सोडियम ज्यादा है और अंदर की बात करेंगे तो पोटेशियम ज्यादा है। हालांकि थोड़ा बहुत सोडियम यहां पर भी आएगा, ये थोड़ा बहुत मिलता है। आ भी गया तो वो पंप क्या करेगा, पंप लगातार क्या करेगा, सोडियम को बाहर फेंकेगा, पोटेशियम को अंदर फेंकेगा। अब जितना पॉजिटिव को बाहर फेंकेगा उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव अंदर भी आना चाहिए।
भाई सोडियम को अंदर से अगर बाहर फेंकेगा तो कहीं ना कहीं अंदर इसमें कुछ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए, इसके अंदर न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहां पर अगर इस पॉजिटिव को बाहर फेंक देगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो तो ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, ध्यान देना ये पूछा जाता है, 3 सोडियम को अगर ये पंप बाहर फेंकेगा तो रिप्लेस में इसी पंप को 2 पोटेशियम अंदर लेना पड़ेगा, 2 पोटेशियम अंदर लेना पड़ेगा। ध्यान देना, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर 3 सोडियम को अगर ये पंप ये एक्चुअली एटीपी खर्च कर रहा है, अंदर एक्सोप्लाज्म से बाहर जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसमें ट्रांसफर करता है, और बाहर से उतने ही ये आपको 2 पोटेशियम अंदर लेना पड़ेगा। अगर 3 सोडियम बाहर फेंके तो 2 पोटेशियम अंदर लेना पड़ेगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे करके पढ़ा होगा। तो इसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लीजिए इसके पास कम है तो ये 3 को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा, क्योंकि पोटेशियम के पास ज्यादा चार्ज है। तो जितना 3 सोडियम के पास चार्ज है उतना 2 पोटेशियम के पास अकेले के पास चार्ज है, इसलिए 2 पोटेशियम को अंदर लेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा। सिंपल है। आप बोलेंगे सर अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो अंदर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। नहीं, यहां पर कुछ प्रोटीन भी होती हैं और प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड यहां पर मैंने बताया था आपको NH3 और COO नेगेटिव, कहीं ना कहीं यहां पर नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन ज्यादा होती हैं। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम दोनों लगभग इक्वल हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल अंदर एक न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई रहती है। तो अंदर कौन कौन होता है आप ये समझिए, अंदर कौन कौन होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी होगी वो नेगेटिव चार्ज। तो ये अंदर होती है, ये बहुत कम होता है तो इसको उठा के पंप बाहर फेंक देता है और बाहर से पोटेशियम को अंदर ले लेता है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई तो आपका ये न्यूरॉन समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैं आपको सोडियम पोटेशियम पंप की बात करता हूं, और सोडियम पोटेशियम पंप लगातार 24 आवर काम करता रहता है, जिससे एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमेशा हाई बनी रहती है, सोडियम बहुत कम होता है, और अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी होती हैं। ओवरऑल चाहे कितना भी पोटेशियम अंदर आ जाए, फिर भी ओवरऑल एक्सोन के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के कारण ओवरऑल यहां पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। हालांकि अंदर पोटेशियम है फिर भी वो न्यूट्रल नहीं कर पाता है। अंदर पोटेशियम मौजूद होने के बावजूद भी ओवरऑल इस मेम्ब्रेन पर यहां नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको समझना है। इसके अंदर क्या मौजूद है? पोटेशियम मौजूद है। पोटेशियम यहां पे मैंने बना दिया बहुत सारा। ये नेगेटिव किसके कारण है? प्रोटीन के कारण है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। बाहर सोडियम ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी नहीं के बराबर हैं, इसलिए ओवरऑल बाहर यहां पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ओवरऑल इस मेम्ब्रेन के बाहर आउटर सरफेस में कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा? पॉजिटिव। क्यों मिलेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन, यहां सोडियम आयन। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने में समझ में आ रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अगर दोनों साइड में हम देखें तो अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर हम डिफरेंस देखें तो कहीं ना कहीं एक रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर इधर से एक इलेक्ट्रोड लगाएं इधर से एक इलेक्ट्रोड लगाएं तो कुछ ना कुछ करंट तो यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, चार्ज अपोजिट है, तो यहां एक पोटेंशियल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्योंकि अभी पूरा एक्सॉन क्या है? रेस्ट कंडीशन में है, कोई इंपल्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है।
फिर भी मेम्ब्रेन के अपोजिट चार्ज होने के कारण दोनों साइड में, यहां पर अगर हम इस तरह का कोई मान लीजिए करंट मेजर करने की प्रयास करें तो जो पोटेंशियल आएगा उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, -70 मिली एम्पियर कुछ समथिंग, ऐसा बहुत ही कम ये करंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई वोल्टेज पैदा हो गए, लेकिन फिर भी यहां पर ये रेस्टिंग पोटेंशियल देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन। अब हम देखते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, मैंने आपको बताया सोडियम चैनल भी मौजूद है और पोटेशियम चैनल भी मौजूद है। ये मान लीजिए सोडियम चैनल हो गए और ये मान लीजिए आपके पोटेशियम चैनल हो गए। देखिए वो तो बीच बीच में बिखरे पड़े, मैं तो जस्ट केवल ऐसे ही बना रहा हूं इनको। और यहां पर मैंने बना दिया सोडियम पोटेशियम पंप। ये इसका काम क्या है, 3 सोडियम बाहर, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर, 2 पोटेशियम को अंदर करता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये वाली कोई जगह है, ये वाली कोई जगह है, यहां पर किसी ने टच कर दिया या कोई स्टिमुलस दिया, तो जैसे ही टच होता है यहां पर जो मौजूद ये चैनल्स हैं ये परमेबल हो जाते हैं। यहां पर जैसे टच करते हैं, मान लीजिए ये वाले जो है ये सोडियम चैनल है, ये क्या है, सोडियम के चैनल। तो सोडियम के चैनल परमेबल हो जाएंगे और ये गेट खुल जाएंगे, जिससे सोडियम जो बाहर बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, तुरंत ये इसमें से होके आना शुरू कर देता है। पहले गेट बंद थे, पहले गेट बंद थे, लेकिन टच करते ही ये गेट खुल गए। गेट खुलते ही, चूंकि ग्रेडियंट तो बना हुआ था पहले से ही, बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, अंदर सोडियम बहुत कम है, तो बिना एटीपी खर्च करे सर्र से एकदम से सोडियम सोडियम आके इधर इकट्ठा हो गया, बहुत सारा सोडियम इधर आके इकट्ठा हो गया। कब हुआ ये सोडियम का ये मूवमेंट, कब हुआ, जब कोई स्टिमुलस मिला। जब स्टिमुलस मिला तो सोडियम का ये जो आपका चैनल है वो ओपन हो गया और ये सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। अब देखिए इस जगह पर देखिए सोडियम सोडियम इकट्ठा हो गया और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बना था ड्यू टू द सोडियम, अब वो खत्म हो गया, तो इधर हाई पॉजिटिव हो गया, अब इस जगह पर लो पॉजिटिव हो गया। कंपेयर करें तो यहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी बजाय तो यहां नेगेटिव चार्ज ही है। कंपेयर करो ना, इधर कौन ज्यादा उसमें है, पॉजिटिव चार्ज किधर है, इस वाली लोकेशन पे पॉजिटिव हो गया, इधर इस जगह पे नेगेटिव चार्ज हो गया। दोनों को कंपेयर करोगे तो भाई यहां का पॉजिटिव ही तो निकल के इधर आ गया, तो वहां पॉजिटिव की कमी हो गई, पॉजिटिव की कमी हो गई, तो हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव वहां पे हो गया, अगर इन दो पोजीशन की आप बात करेंगे। तो इस मेम्ब्रेन के यहां पर जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदलती है, और ये परमेबिलिटी क्या हो गई, परमेबिलिटी में उसने सोडियम आयन को अलाउ कर दिया, सोडियम के लिए परमेबल हो गई ये मेम्ब्रेन। और जैसे ही सोडियम अंदर आया एक फिक्स पोजीशन पर, मान लीजिए इस जगह को हमने ए पॉइंट बोला, ए पॉइंट पर सोडियम अंदर आ गया, तो जिस जगह पर ये सोडियम एक्यूमुलेट हुआ है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया, अंदर सोडियम आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पर आपको समझना होगा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज है। बताइए इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर रहा हूं। ठीक है, ये मान लीजिए बी जगह है, ये ए जगह है, ये आपका पोटेंशियल यहां जनरेट हो गया। यहां पर अभी जो करंट बना है, यहां पर अभी जो पोटेंशियल बना है, अंदर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये आपका एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली अब आपके जो न्यूरॉन है उसमें एक्शन करने की पावर आ चुकी है, पहले वो रेस्टिंग पोटेंशियल में थी, अब वो एक्शन पोटेंशियल वहां जनरेट हो गया। हम कहेंगे एक इंपल्स जनरेट हो गया एट द साइट ए, ये इंपल्स जनरेट हो गया। ठीक है,
अब ये इंपल्स आगे मूव कर रहा है। मूव क्यों किया? क्योंकि यहां अगर आउटर सरफेस पे देखें तो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। और हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो यहां करंट का फ्लो ऐसे होगा B2A। यहां पे बात करते हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूव इधर होगा तो करंट का मूव इधर होगा। भाई इलेक्ट्रिकल फॉर्म इनसाइड अगर हम बात करें तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुए। तो ओवरऑल क्या होता है कि यहां पर जो पोजीशन बनी थी, अब ये नेगेटिव यहां पे आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गए, और इधर का जो आपका पॉजिटिव है वो इधर आ जाएगा। भाई यहां का नेगेटिव चला गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ, जब नेगेटिव चला जाएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा ना इधर। ये सोडियम मूव नहीं कर रहे, ध्यान देना, सोडियम मूव नहीं कर रहे, सोडियम यही थे। ये नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये पॉजिटिव हो गया ना इधर, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ए पोजीशन पर जब पहले बाहर नेगेटिव था, अब वो बी पे पहुंच गया। ए पोजीशन पर अंदर पहले जो पॉजिटिव था, अब वो बी पे पहुंच गया। तो इस तरह से ए जगह का करंट जो है, जो पोटेंशियल है, वो अब बी जगह पे ट्रांसफर हो गया। बी से फिर क्या होगा? फिर ये सी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका सी पोजीशन हो गया। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो ए टू बी अंदर इस डायरेक्शन में आगे मूव करता जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सोडियम अंदर आया, इसका क्या करेंगे? भैया ये पंप काम कर रहा है ना, ये सोडियम को उठा उठा के फिर से बाहर फेंकेगा, और जब ये सोडियम बाहर चला जाएगा पोटेशियम फिर अंदर आएगा। पोटेशियम देखिए परमेबल होते हैं, बाहर से अंदर अलाउ करते रहते हैं, यहां से भी पोटेशियम आता रहता है, पंप भी लगातार पोटेशियम अंदर लेता रहता है। तो ये जब बाहर हो जाएंगे तो ये वाली जगह फिर से नॉर्मल हो जाएगी, यहां फिर से बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और वंस अगेन इट इज रेडी टू टेक अनदर स्टिमुलस। ये जो कंडीशन यहां पे जो बदली, वो तुरंत ये जो आयन है इनको पंप करके बाहर कर देंगे, फिर से ये रेडी हो जाएगी, फिर से यहां रेस्टिंग पोटेंशियल बन जाएगा। लेकिन इनके कारण जो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो तो आगे मूव कर गया, वो तो आगे मूव करता जा रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है। आयन तो बाहर एक्सचेंज कर दिए, फिर से दोबारा रेडी कर दिया, फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल यहां पे आ गया। लेकिन ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ऐसे करते करते अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होगा, बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होगा। और ये आपका इंपल्स इस तरह से मूव करते करते फाइनल पहुंचेगा नर्व एंडिंग पर, जहां पर ये वेसिकल्स को रैप्चर करेगा और उनके केमिकल बाहर बिखर जाएंगे। ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से इसको पढ़िएगा, थोड़ा बुक में थोड़ा ध्यान से गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको हर चीज थोड़ा समझाने का प्रयास किया, फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती। देखिए, जब आपका एक नॉर्मल पोजीशन था, ये जो नॉर्मल पोजीशन है, इस वक्त जो मेम्ब्रेन की पोजीशन है इसे हम बोलते हैं पोलराइज्ड से, पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड मतलब पोल बने हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। और जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया, अपोजिट हो गया, बाहर आपका नेगेटिव चला गया, अंदर पॉजिटिव बन गया। तो ये जो कंडीशन है, जब स्टिमुलस मिला तो उस जगह पर ये हो जाएगा डीपोलराइज्ड कंडीशन। तो ये शब्द में कभी घूमना नहीं है, शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड जहां डेवलप हुआ वहां से वो वापस डीपोलराइज्ड हो जाएगा और अगले बी पार्ट को वो पोलराइज्ड कर देगा। ये आपका नॉर्मल पोलराइज्ड था, ये पोलराइज्ड था। जब ये डीपोलराइज्ड हुआ, इसने इसको डीपोलराइज्ड कर दिया, फिर इसने इसको डीपोलराइज्ड कर दिया, इसने इसको कर दिया। इस तरह से ये लगातार इलेक्ट्रिक फ्लो के रूप में मैसेज ट्रांसफर होने लगता है। और सोडियम पोटेशियम पंप लगातार अंदर पोटेशियम को हाई रखने की कोशिश करते रहते हैं और बाहर सोडियम को हाई रखते हैं। अगर सोडियम अंदर आते हैं तो सोडियम को बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर अंदर के पोटेशियम किसी कारण से बाहर जा रहे हैं तो उनको भी अंदर कर लिया जाएगा।
तो ये एक नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हमारी न्यूरॉन सेल बनी हुई रहती है। एक बार आप खुद जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी सही ढंग से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास यही